4 अक्टूबर 1970 शास्त्री जी को गुजरे हुए 4 साल से ऊपर हो गए थे। उनकी मौत से रिलेटेड सभी फाइल्स लगभग क्लोज हो चुकी थी और देश उस घटना से काफी आगे बढ़ चुका था। पर जब ही शास्त्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री एक इंटरव्यू देती हैं, क्योंकि अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब कभी भी किसी को नहीं मिल पाया। उस इंटरव्यू में ललिता जी ने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिन्हें सुनने के लिए लोग शायद अभी तैयार भी नहीं थे। लगभग 4 साल पहले 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मौत के बाद जब डेड बॉडी उनके घर लाई गई, तो उनके परिवार को पहले तो उनकी बॉडी दूर से ही दिखाई गई। उनको पास नहीं जाने दिया जा रहा था। इवन उनके अपने बेटे को भी उनके पास जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे तैसे उनके परिवार वाले बॉडी के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी थी और सूज भी चुकी थी। ललिता जी ने इंटरव्यू में बताया कि अंतिम संस्कार से पहले जब वो बॉडी को नहलाना चाहते थे, तो बॉडी इस कदर ब्लॉट कर चुकी थी, यानी सूज चुकी थी, कि उनके कपड़े तक फंस चुके थे। यहाँ तक कि कपड़ों को काट कर निकाला गया और उसके बाद नहलाया गया। जब नहलाया तो दिखा कि उनके पेट पर कुछ प्लस साइन में बने हुए निशान थे और गले के पीछे भी कुछ कट्स हैं जिनमें से अभी भी खून आ रहा था। आसपास खड़े लोगों ने जब शास्त्री जी के चेहरे पर ब्लू पैचेस यानी नील के निशान देखे, तो वहां एक खलबली सी मचने लगी और अचानक एक आदमी भीड़ से आया और शास्त्री जी के पूरे चेहरे पर चंदन का पेस्ट लगा दिया ताकि नीला पड़ा हुआ चेहरा किसी को दिखाई न दे। वो आदमी कौन था, कहां से अचानक आया, आज तक भी किसी को नहीं पता चला। चौंकाने वाली बात यह थी कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई, ये बताया गया था। बॉडी का नीला पड़ना, उसका सूज जाना, बॉडी पर कट मार्क्स होना, उनमें से खून आना, ये सब मौत के किसी और कारण की ओर इशारा कर रहे थे। शास्त्री जी के साथ 10 जनवरी की रात हुआ क्या था और जो कुछ भी हुआ किसने किया, जानते हैं इस वीडियो में। शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री बने लगभग 18 महीने ही हुए थे और उनका पीएम बनना बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि नेहरू जी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी में एक तरह की टसल शुरू हो गई थी। अगला पीएम कौन बनेगा, बहुत सारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स के नाम थे, बट इनमें शास्त्री जी का नाम कहीं नहीं था। फिर पता नहीं अचानक कहां से कांग्रेस कमेटी ने डिसाइड किया कि नेहरू जी के जाने के बाद अब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होंगे। ये नाम सुनकर पूरा भारत मानो भौचक्का रह गया, क्योंकि किसी को उम्मीद भी नहीं थी। इस सब का उनकी मौत से बहुत गहरा जुड़ाव, तो ध्यान से सुनिए। शास्त्री जी ने जो कुर्सी संभाली वो एक ऐसे लीडर की थी जो पूरे देश में बहुत मशहूर थे, यानी नेहरू जी। और शास्त्री जी को ना तो किसी तरह की लाइमलाइट पसंद थी और ना वो कभी इस लाइमलाइट में रहे। कुछ लोग तो उनका नाम भी पहली बार ही सुन रहे थे। बट इंटरेस्टिंगली शास्त्री जी ने कुछ ऐसा कमाल किया कि कुछ ही महीनों में वो पूरे देश में पॉपुलर हो चुके थे और लोगों की नजर में एक मसीहा बनते जा रहे थे। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि उस समय भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी। किसानों के कंधों पर चल रहा था भारत, और इन्हीं कंधों को मजबूती दी शास्त्री जी ने, जिसके बाद देश में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। फिर पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी, तो शास्त्री जी ने इस तरह से टैकल किया कि पूरी दुनिया जो उन्हें एक कमजोर लीडर के रूप में सोच रही थी, अब एक शेर की दहाड़ को देख रही थी। और मात्र कुछ ही हफ्तों में भारत की सेना पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुस चुकी थी, और अगर यूएसएसआर इंटरवीन ना करता तो शायद पाकिस्तान का नामो निशान उन्हीं दिनों खत्म हो जाता। शास्त्री जी के इस दबंग एटीट्यूड को देखकर पूरा भारत ही नहीं, विश्व में उनके नाम का डंका बजने लगा। उस समय शास्त्री जी पूरे विश्व के सबसे मशहूर लीडर्स में आ चुके थे। पाकिस्तान रोता हुआ यूएसएसआर के पास पहुंचा। वहां से प्लान बनता है कि इस जंग को रुकवाया जाए और भारत की सेना को वापस भेजा जाए। और इसी नेगोशिएशन को यूएसएसआर होस्ट करने के लिए दोनों देशों के लीडर्स को बुलाता है ताशकंद में। 4 जनवरी 1966 को भारतीय डेलीगेशन विद पीएम शास्त्री वहां पहुंच जाते हैं और 7 दिन तक रोजाना मीटिंग्स होती है और दोनों देश ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं। और इसी में डिसाइड होता है कि दोनों देशों की आर्मी अब वॉर से पहले वाली पोजीशंस में वापस आ जाएंगी। इसके हिसाब से जो भी पाकिस्तानी टेरिटरी भारत ने कब्जाई थी वो सब वापस कर दी गई थी और वॉर खत्म होने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई 10 जनवरी की रात, जिसको अटेंड कर शास्त्री जी रात 10 बजे तक अपने विला में वापस आ गए थे, जहां वो पिछले 7 दिनों से रुके हुए थे। अब उनके इस विला में वो अकेले नहीं रुके हुए थे, उनके साथ साथ उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आर.एन. चुग, उनके पर्सनल सेक्रेटरी और उनका बरसों पुराना पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ, जिसके ऊपर शास्त्री जी के खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी थी। और साथ ही था मोहम्मद जान नाम का भारतीय एम्बेसडर का पर्सनल कुक। ये सब भी उसी विला के बाकी कमरों में रुके हुए थे।
इनमें शास्त्री जी का कमरा एक बड़ा स्वीट टाइप का रूम था, जिसमें साथ में एक छोटा स्टडी रूम भी अटैच था, जहां वो आने जाने वालों से मिला करते थे। शास्त्री जी ने पार्टी से लौटने के बाद अपने कपड़े चेंज किए और रामनाथ ने उनसे खाने का पूछा, तो उन्होंने कुछ लाइट और हल्का फुल्का सा खाने को मांगा। रामनाथ किचन में से आलू पालक की सब्जी और एक करी लेकर आ गए, जो कि मोहम्मद जान ने बनाई थी। रशियन कुक्स ने भी मोहम्मद जान की इसमें हेल्प की थी। उसको खाकर शास्त्री जी ने अपने स्टडी रूम में कुछ मीटिंग्स की और उसके बाद दिल्ली से एक फोन आया, जिसमें उन्होंने अपने परिवार वालों से बात करी। रात काफी हो चुकी थी। शास्त्री जी अपने बेडरूम में सोने के लिए आ जाते हैं और उनके नॉर्मल रूटीन के हिसाब से उनको दूध दिया जाता है, जो कि खुद रामनाथ ने गर्म किया था। थोड़ी देर बाद शास्त्री जी ने पानी मांगा। रामनाथ ने उन्हें पास ही रूम में रखे एक फ्लास्क से उन्हें पानी दिया। रात के 12:30 बज चुके थे और शास्त्री जी ने रामनाथ को बोला कि तुम भी अब जाकर अपनी पैकिंग करो और थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि अगले ही दिन शास्त्री जी को और पूरे भारतीय डेलीगेशन वापस भारत आना था। रामनाथ कमरे की लाइट्स ऑफ करके अपने रूम में चला जाता है। अभी रामनाथ को आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि रात लगभग 1:20 पर वो देखता है कि शास्त्री जी उसके कमरे के गेट पर खड़े और उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनकी हालत खराब थी। ये लोग एकदम से डॉक्टर चुप को उठाने के लिए भागते हैं और साथ ही शास्त्री जी को उनके कमरे में ले जाया जाता है। डॉक्टर ने आते ही देखा कि शास्त्री जी की पल्स बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं चल पा रहा था। जो भी हो सकता था डॉक्टर्स ने वो सब किया, पर सिर्फ कुछ ही मिनटों में शास्त्री जी होश होने लगे। उनकी सांसें रुक चुकी थी और एग्जैक्टली रात के 1:32 पर डॉक्टर चुग एक कराहने वाली आवाज में बोले, बाबूजी, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। शास्त्री जी की मौत हो चुकी थी और करोड़ों भारतवासी जो चैन की नींद सो रहे थे, उनको भनक तक नहीं थी कि उनका मसीहा उनको छोड़कर जा चुका है। अब शास्त्री जी की मौत का ऑफिशियल कारण बताया गया हार्ट अटैक। इससे पहले भी शास्त्री जी को 2 अटैक्स आ चुके थे, पर उस रात जो हुआ वो एक नेचुरल हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं थे, वो कुछ और ही था। जब हम इस कहानी के और अंदर घुसे, कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जो कि ऑफिशियल वर्जन से एक अलग ही कहानी निकल कर आई। उस रात जब शास्त्री जी को तकलीफ होने लगी, तो वो खुद अपने बेड से उठकर रामनाथ के कमरे तक चल कर जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो वो चलकर जाने की सोचता भी नहीं। पर ऐसी सिचुएशन में भी शास्त्री जी को काफी कदम चलकर जाना पड़ा। अब सवाल ये कि शास्त्री जी को अपने बेड से उठना क्यों पड़ा? वो एक देश के पीएम थे, हार्ट पेशेंट भी थे, तो उनके कमरे में तो कोई फोन या कोई बजर या अलार्म होना चाहिए था, जिससे वो किसी को एकदम से बुला सके। जब सरकार से ये सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि शास्त्री जी के रूम में एक सिक्योर टेलीफोन के साथ साथ एक बजर भी था, जिसको सिर्फ उठाने मात्र से एक तेज अलार्म बजता। पर फिर शास्त्री जी ने उस बजर को क्यों नहीं बजाया? ऐसे हालात में भी खुद चल कर गए। बाद में पता चलता है कि शास्त्री जी के स्वीट में तो बजर था, पर उनके बेडरूम में नहीं, लेकिन उनके स्टडी रूम में। इसलिए शास्त्री जी अपने बेड पर लेटे हुए उस बजर को नहीं दबा सकते थे। बजर दबाने के लिए भी उनको खुद उठकर पैदल चलकर जाना पड़ता, और ये बात सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में छुपाई। इसीलिए ऐसा पॉसिबल है कि जब उनको तकलीफ हुई होगी, तो वो बजर बजाने के लिए दूसरे कमरे तक गए होंगे। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो उस रात बजर काम नहीं कर रहा था, या फिर उनको लगा कि जब तक बजर सुन के लोग आएंगे, उससे बेहतर है कि वो कुछ कदम खुद चलकर चले जाएं और रामनाथ को उठा दें। और शायद वही कुछ कदम शास्त्री जी पर भारी पड़ गए, क्योंकि हमने खुद डॉक्टर से पता किया है कि हार्ट अटैक की सिचुएशन में खुद चलकर जाना अटैक को वर्स बना देता है। लेकिन इसके आगे की कुछ बातें ऐसी हैं जिसको सुनने के बाद शायद आप चाहकर भी इसको एक नेचुरल हार्ट अटैक नहीं मान पाओगे। जब शास्त्री जी को कंधों पर उठाकर रामनाथ के कमरे से उनके कमरे में लाया गया, तो वो बार बार उस फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे, जिससे उन्होंने थोड़ी देर पहले पानी पिया। पास खड़े लोगों को लगा कि शायद उनको पानी पीना है, इसलिए वो उस फ्लास्क को शास्त्री जी के पास लेकर आए। पर जैसे ही फ्लास्क आया, तो शास्त्री जी ने उस फ्लास्क को धक्का देकर गिरा दिया, वापस उसकी तरफ इशारा करने लगे। ये देखकर किसी को भी डाउट होगा कि जरूर पानी में कुछ गलत मिला हुआ है, और इस डाउट को सिंपली उस फ्लास्क के एक फोरेंसिक टेस्ट से दूर किया जा सकता था। उससे पता चल जाता कि इस फ्लास्क के पानी में कुछ था या नहीं। पर वो फ्लास्क शास्त्री जी के डेथ होते ही अचानक गायब हो, और उस रात के बाद वो फ्लास्क कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। और सिर्फ फ्लास्क ही नहीं, शास्त्री जी अपने पास एक पर्सनल डायरी रखते थे, जिसमें वो अपनी पूरे दिन की घटनाओं को लिखते थे। वो किससे मिले, उनकी क्या चर्चा हुई, वो सब इस डायरी में नोट किया करते थे। वो डायरी भी मिसिंग थी।
जब शास्त्री जी के परिवार वालों को उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स दी गई, उसमें से वो डायरी और वो फ्लास्क दोनों ही गायब थे। इसीलिए उस फ्लास्क का कोई टेस्ट कभी हो ही नहीं पाया और ना ये पता चल पाया कि शास्त्री जी उस फ्लास्क की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे। अब जब ताशकंद में ये सब हो रहा था, वहाँ डॉक्टर आर एन चुग तो इमीडिएटली पहुंच गए, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद रशियन डॉक्टर्स भी वहाँ पहुंच चुके थे। शास्त्री जी तो नहीं बचे, पर प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार की जानी थी, जिसमें मौत का कारण लिखा जाना था। अब ये रिपोर्ट पहले तो रशियन लैंग्वेज में तैयार की गई, उसको डॉक्टर्स ने साइन किया और हाथों हाथ इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई और फिर से सभी डॉक्टर्स ने उसको साइन किया। अब इन रिपोर्ट्स में भी एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। जो रशियन रिपोर्ट थी, उस पर डॉक्टर आर एन चुग के अलावा 8 रशियन डॉक्टर्स ने साइन किया हुआ था, पर वहीं इंग्लिश रिपोर्ट पर सिर्फ 6 सिग्नेचर्स थे। और जो रशियन डॉक्टर सीन पर सबसे पहले पहुंची थी, डॉक्टर येरेमको, इन्होंने इंग्लिश रिपोर्ट पर साइन ही नहीं किया। जब हाथों हाथ रिपोर्ट्स तैयार की गई, ऑन स्पॉट उसको ट्रांसलेट किया गया, तो एक रिपोर्ट में 8 सिग्नेचर और दूसरी में बस 6, वो भी जो रशियन डॉक्टर सबसे पहले पहुंची, जिनके सामने शास्त्री जी ने दम तोड़ा, उनका सिग्नेचर ही नहीं था। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये निकल कर आती है कि रशियन रिपोर्ट में और इंग्लिश रिपोर्ट में डेथ का जो रीजन बताया गया, क्या उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। शायद डॉक्टर येरेमको को शास्त्री जी के आखिरी कुछ पल देखने के बाद पता लग चुका था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल हार्ट अटैक का केस नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इंग्लिश रिपोर्ट पर साइन ही नहीं किया, क्योंकि वो ब्लेम नहीं लेना चाहते। अब शास्त्री जी की डेथ हुई 11 जनवरी 1966 को रात के 1:32 पर, और इसके ठीक 9.5 घंटे बाद डेड बॉडी दिल्ली पहुंच जाती है, यानी सुबह 11 बजे तक। नोट कीजिएगा कि उस समय दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ताशकंद में तो वैसे ही टेम्परेचर लगभग 0 डिग्रीज था। और यहीं से सवाल उठता है कि सिर्फ 10 घंटे से कम समय में भी शास्त्री जी की बॉडी इतनी नीली क्यों पड़ी। ये सवाल उनकी पत्नी ललिता जी ने भी पूछा, बल्कि साथ ही जो भी देखने वाले थे, उनके भी जहन में ये सवाल था, हार्ट अटैक से मौत के बाद इतनी जल्दी बॉडी का कलर कैसे बदला, इतनी सूज कैसे गई, और बॉडी पर कट मार्क्स क्या कर रहे हैं, इनसे खून अभी तक क्यों निकल रहा है। यही सवाल उठाया गया भारत के पार्लियामेंट में और वहां से जवाब मिला, ये सब कट मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि उनकी बॉडी को ताशकंद में डॉक्टर्स द्वारा एम्बाल्मिंग किया गया था। मतलब उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट किए गए थे जिससे बॉडी का डिकम्पोजिशन कम हो जाता है और वो जल्दी सड़ती नहीं है। और क्योंकि शास्त्री जी एक सिटिंग पीएम थे, तो उनके अंतिम संस्कार में थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला था, इसलिए एम्बाल्मिंग कराना तक तो ठीक था। बट जो ठीक नहीं है वो ये कि अगर शास्त्री जी की बॉडी की एम्बाल्मिंग की गई, तो फिर उसके बाद भी इतने ठंडे मौसम में सिर्फ 10 से 12 घंटों में उनकी बॉडी की ऐसी हालत कैसे हो गई, जबकि एम्बाल्मिंग के बाद तो कई दिनों तक भी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है। क्या एम्बाल्मिंग सिर्फ एक कवर अप था? ये सभी पॉइंट्स इजीली प्रूव हो सकते थे शास्त्री जी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, लेकिन उनका पोस्टमार्टम कभी किया ही नहीं गया। एक सिटिंग प्रधानमंत्री की विदेशी धरती पर संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता, आखिर क्यों? जब ये सवाल पार्लियामेंट में उठा, तो भारत के यूएसएसआर में जो एम्बेसडर थे उस टाइम, और वो शास्त्री जी के साथ भी थे, उन्होंने बोला कि यूएसएसआर ने पोस्टमार्टम ऑफर ही नहीं किया, और ऑफर करते भी तो करवाना ही क्यों था जब मौत का कारण बिल्कुल क्लियर था। पर ये सब स्टेटमेंट झूठ साबित होती हैं। एलपी सिंह, जो कि भारत के होम सेक्रेटरी रहे 1966 में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यूएसएसआर ने पोस्टमार्टम ऑफर किया था, बट हमारे ही लोगों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, शास्त्री जी की फैमिली मेंबर्स खुद उनकी बॉडी देखने के बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा जी के पास भी गए थे, डिमांडिंग अ पोस्टमार्टम, पर उस समय फिर से मना कर दिया गया, ये बोलकर ये देश में इंस्टेबिलिटी ला सकता है। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि रामनाथ और मोहम्मद जान के साथ साथ कुछ रशियन कुक्स भी थे जो शास्त्री जी का खाना पीना देख रहे थे। इंटरेस्टिंगली, इनका हेड कुक अहमद सतारोव कई सालों बाद बताता है कि उस रात शास्त्री जी के मरने के लगभग 2.5 घंटे बाद केजीबी के कुछ लोग आते हैं और उन सभी कुक्स को उठाकर ले जाते हैं एक सीक्रेट बेस पर इंटेरोगेशन के लिए, क्योंकि केजीबी को शक हो चुका था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। सतारोव आगे बताता है कि कुछ देर बाद केजीबी मोहम्मद जान को भी उठाकर ले जाती है अंडर सेम सस्पिशन कि कहीं किसी ने तो जहर नहीं दिया। गौर कीजिएगा इस स्टेटमेंट पर कि कहीं जहर यानी पॉइजन इसने तो नहीं दिया, तो इसका मतलब जहर आ चुका था, क्योंकि शास्त्री जी ने लास्ट उसी के हाथ का खाना खाया था। अब एक बात सोचने की ये है, जब इंडियन एम्बेसडर के ऑफिशियल कुक को केजीबी गिरफ्तार करके ले गई, वो भी पॉइजनिंग के चार्ज पर,
तो एम्बेसडर टीएन कोल को तो इन्फॉर्म किया गया होगा। यानी कि भारतीय एम्बेसडर को ये पता था कि रशियंस को शक हो चुका है कि शास्त्री जी को जहर दिया गया, और केजीबी ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो पॉइंट आता है कि इतना सब शक होने के बाद भी उन्होंने पोस्टमार्टम का ऑफर रिजेक्ट क्यों किया, वो भी ये बोलकर कि सब कुछ नॉर्मल था। ये मेरी सोच से बिल्कुल परे। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था? शास्त्री जी के कमरे में बजर का ना होना या काम ना करना, शास्त्री जी का उस फ्लास्क की तरफ बार बार इशारा करना और उस फ्लास्क का गायब हो जाना, मेडिकल रिपोर्ट्स में सिग्नेचर्स का मैच ना होना, इतनी जल्दी बॉडी का नीला पड़ जाना और सूज जाना, और वो एक चीज जो इन सभी डाउट्स को खत्म कर देती वो था पोस्टमार्टम, जो कि कभी किया ही नहीं गया। ये सब बातें एक ही ओर इशारा करती है कि शास्त्री जी की डेथ नेचुरल रीजन से तो नहीं हुई थी, कुछ ना कुछ चक्कर जरूर था। लेकिन इस सब के पीछे आखिर था कौन? देखिए, जब भी किसी बड़े पॉलिटिकल नेता को मारा जाता है या उसका असैसिनेशन होता है, तो सीधी सी बात है कि किसी और का फायदा हो रहा होगा जब भी उसको मारा जाता है। शास्त्री जी की मौत से देखें तो 3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकल कर आती है बेस्ड ऑन कि इन सबको फायदा हुआ होगा उनकी मौत से। पहले तो कि केजीबी ने मरवाया, क्योंकि शास्त्री जी की डेथ उन्हीं के देश में हुई, लेकिन केजीबी के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नजर नहीं आ रहा था। वो भी जब कि शास्त्री जी ने रशियंस द्वारा किए सभी नेगोशिएशंस को मानते हुए डिक्लेरेशन पर साइन तक कर दिए थे। हालांकि शास्त्री जी ने एक पॉइंट पर साफ मना कर दिया था कि पाकिस्तान को वो लोकेशंस नहीं लौटाएंगे जो भारतीय सेना ने कैप्चर कर ली, और शायद इसी वजह से ताशकंद समिट फेल भी हो जाता। फिर भी रशियंस ने जैसे तैसे उन्हें मना लिया, और वैसे भी रशियंस को ये दिखाना था कि हम इतने पावरफुल हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे कॉम्प्लिकेटेड मसलों को भी वो इंटरफेयर करके सुलझवा देते हैं। तो या तो रशियंस को साइन करने के बाद भी ये शक था, जब शास्त्री जी भारत लौटेंगे तो उनको भारत की जनता का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है, जिसके चलते शास्त्री जी शायद ताशकंद डिक्लेरेशन को तोड़ते हुए पाकिस्तान को कैप्चर करी हुई लोकेशंस ना लौटाएं। अगर ऐसा होता तो रशियंस का पूरी दुनिया में मजाक बन जाता, और शायद यही केजीबी ने दिमाग लगाया कि अगर शास्त्री जी एक शहीद की तरह देश लौटेंगे तो जनता उनके लास्ट डिक्लेरेशन का सम्मान करेगी और ताशकंद समिट सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये सब सिर्फ ये सोचकर कि ऐसा हो सकता है इसीलिए इन्हें मरवा दो, इतना पावरफुल रीजन नहीं लगता। दूसरी थ्योरी आती है कि अमेरिका की सीआईए ने इन्हें मरवा दिया। अब उस समय अमेरिका सभी को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोक रहा था, और भारत अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब। स्पेशली इस वॉर के बाद शास्त्री जी खुद चाहते थे कि भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर होना चाहिए, और ये चीज अमेरिकन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए पहले उन्होंने शास्त्री जी को मरवाया, और उसके 10 दिन बाद इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड साइंटिस्ट होमी भाभा को एलिमिनेट किया, उनकी फ्लाइट में ब्लास्ट कराकर, जिससे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल रुक गया। इस सब का एक बहुत बड़ा प्रूफ भी सामने आया एक बुक में, कन्वर्सेशंस विद द क्रो, जिसमें एक फॉर्मर सीआईए ऑपरेटिव रॉबर्ट क्राउली ने एक क्लेम किया कि कोल्ड वॉर के दौरान उस यूएस को इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से बहुत प्रॉब्लम थी, और इसीलिए सीआईए नॉक्ड ऑफ भाभा एंड नेल्ड शास्त्री एज वेल। यही शब्द उस बुक में लिखे गए। अब तीसरी और आखिरी थ्योरी आती है, इंडियन पॉलिटिक्स किल्ड शास्त्री। इसमें आता है कि शास्त्री जी को किसी भारी ताकतों ने नहीं बल्कि हमारे देश के उन पॉलिटिशियंस ने मरवाया जिनको शास्त्री जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से प्रॉब्लम थी, और जिन्हें देश की सत्ता अपने हाथों से निकलती दिख रही थी। उनको शायद ये समझ आ रहा था कि शास्त्री जी को अगले कई सालों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाया जा सकेगा, और इसीलिए उन्हें भारत लौटने से पहले ही मरवा दिया गया। नाम किसी का नहीं लेंगे, पर आप सब समझदार हो कि उसके बाद भारत की राजनीति ने क्या मोड़ लिया, और पोस्टमार्टम का ना होना इनमें से किस थ्योरी को ज्यादा मजबूत करता है। क्योंकि रशियंस ने तो खुद ऑफर किया था पोस्टमार्टम का, तो केजीबी एंगल कमजोर पड़ जाता है, और यूएसएसआर में सीआईए का ऐसा इंटरफेयर नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट्स को ऑल्टर करा सके या पोस्टमार्टम से रुकवा सके। बचता है तीसरा एंगल। अब या तो ये दूसरा और तीसरा एंगल मिलकर कुछ कांड कर गए। इसीलिए दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ और कमेंट्स में बताओ कौन सा एंगल सबसे स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है? तब तक के लिए नमस्कार।